हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और इस क्लास में हम महाजनपद काल से संबंधित और मगध के उत्कर्ष से संबंधित 20 प्रश्नों को हल करेंगे। अगर सभी प्रश्न इसी में कंप्लीट हो गए तो यही क्लास रहेगी, वरना इसका एक पार्ट और होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और आपके सामने पहला प्रश्न है, चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंडप्रद्योत किसके राजा थे? अवंती। अवंती एक प्राचीन गणराज्य था, सही है। तो उसके राजा कौन थे? चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत जो है वो बिंबिसार के पहले शत्रु थे और बाद में जब चंडप्रद्योत के यहाँ पर बिंबिसार ने आजीवक नामक चिकित्सक को भेजा था तो चंडप्रद्योत और जो बिंबिसार था उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध जो है स्थापित हो गए थे। और बात करें अगर अवंती, तो अवंती क्या था? अवंती था एक महाजनपद और अवंती की राजधानी थी दो, जिसमें उत्तरी राजधानी क्या थी अवंती की? उज्जैनी। उज्जैनी, जिसका प्राचीन नाम आपको अवंती का भी मिलेगा। और दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? माहिष्मती। नोट करेंगे, माहिष्मती। चलिएगा एक बार फिर से, चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के राजा थे। और अवंती की दो राजधानी थी, कौन सी? एक उज्जैनी और दूसरी माहिष्मती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो इस प्रकार इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौशल, क्योंकि कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी? कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी? देखिएगा, पहले बात करते हैं अहिछत्र। तो अहिछत्र किसकी राजधानी थी? पांचाल। पांचाल। और अहिछत्र की दूसरी राजधानी कौन सी थी? काम्पिल्य। काम्पिल्य। तो अहिछत्र किसकी राजधानी थी? पांचाल की। और दूसरी राजधानी पांचाल की क्या हो रही है? काम्पिल्य। तो कौशल, तो कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रीवस्ती। श्रीवस्ती, इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? साकेत। साकेत या अयोध्या। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, किसमें है? तो क्या महाभारत में है? रामायण में है? नहीं है। किसमें है? अंगुत्र निकाय में है। तो अब देखेंगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख, नोट करेंगे मेरे साथ। पहले देखिए, पहले जन बने फिर जनपद बने। पहले क्या बना? जन, जो आपको ऋग्वैदिक काल में, और फिर जनपद उत्तरवैदिक काल में, और फिर ये जनपद मिलकर क्या बन गए? महाजनपद काल। महाजनपद काल। इस समय तक लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज और उसका प्रयोग करना सीख गए थे ये लोग। और लोहे की माइंस कहाँ पे थी? मगध में थी। तो इसलिए मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद बनेगा। ठीक है। अब जब लोहे की खोज हो गई तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? इसलिए दूसरी नगरीय क्रांति, क्योंकि अब नगर बसने लगेंगे। तो दूसरी नगरीय क्रांति। इतिहास में पहली नगरीय क्रांति हम किसे मानते हैं? तो इतिहास में हम पहली नगरीय क्रांति मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो दूसरी नगरीय क्रांति क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी महाजनपद काल। अब 16 महाजनपदों का उल्लेख, देखो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय नोट करेंगे। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। दूसरी बात कि अंगुत्तर निकाय क्या है? अब ये है बौद्ध ग्रंथ। और कहाँ मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है आपका भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में। अब भगवती सूत्र में मिलता है। और अब भगवती सूत्र क्या है? तो ये है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ।
और कहाँ मिलता है, देखिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, पहले आप ये बताएंगे। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी हो जाता है आपकी किसकी पुस्तक है, ये पाणिनि। तो व्याकरण पे पहला ग्रंथ जो लिखा हुआ है वो अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 22 महाजनपद। 22 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिल रहा है हमें, अष्टाध्यायी में। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो 22 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, अष्टाध्यायी में। हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं 16, जिसमें एक हम लिख लेंगे कौशल। कौशल, और कौशल की राजधानी लिखेंगे श्रीवस्ती। श्रीवस्ती, साकेत या अयोध्या। ठीक है, दूसरा लिख लेंगे पांचाल। पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी, अहिछत्र लिखेंगे। अहिछत्र, 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 और दूसरी राजधानी काम्पिल्य। ठीक है, नोट करते चलेंगे साथ के साथ, अहिछत्र और काम्पिल्य। तीसरा महाजनपद लिखेंगे आप कंबोज, जो घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। सही है, कंबोज। तो कंबोज की राजधानी क्या हो जाएगी, हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। चौथा आप महाजनपद लिख लेंगे गांधार, और गांधार की राजधानी क्या हो जाएगी, तक्षशिला, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय था। चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। कौशल की श्रीवस्ती, पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य, कंबोज की हाटक और गांधार की तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं, तो अगला होगा कुरु। और कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ, नोट कर लेंगे साथ के साथ, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। चलिए अगला महाजनपद क्या हो जाएगा, वज्जी। तो वज्जी जो था, देखिएगा सब राजतंत्र थे और वज्जी और मल्ल क्या थे, गणतंत्र थे। तो इसको लिख लेंगे आप वज्जी संघ। और वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली, वैशाली या मिथिला। और इसके बाद एक और गण था, कौन सा, मल्ल। और मल्लों की राजधानी क्या थी, कुशीनगर। मल्ल संघ की राजधानी क्या हो जाती है, कुशीनगर। नोट कर लेंगे, मल्ल संघ की राजधानी क्या हो जाती है, कुशीनगर। इसके बाद अंग। अंग की राजधानी अब नोट करेंगे साथ के साथ, अंग की राजधानी चंपा। एक मगध, जिसका उत्कर्ष हमें पढ़ना होता है। मगध, मगध की राजधानी पहले क्या थी, राजगीर है, फिर क्या बनी, पाटलिपुत्र, और उसके बाद क्या बनी, वैशाली। तो इसकी 3 राजधानियाँ बनी थी। एक काशी, काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। अगला होगा सूरसेन, नोट कर लेंगे सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। अगला क्या हो जाएगा, अस्मक। और अस्मक की राजधानी क्या थी, पोटली। अस्मक के बारे में लिख लेंगे कि दक्षिण भारत में एकमात्र जो महाजनपद था वो था अस्मक। सही है, और ये किस नदी के किनारे पर था, ये गोदावरी नदी के किनारे पर था। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पोटली और पाटन। पोटली या पाटन या पोतान भी आपको मिल सकता है, पोटली या पाटन। चलिएगा इसके बाद अगला देखें अगर हम, तो अस्मक हो गया। मत्स्य, मत्स्य, तो मत्स्य की क्या थी, विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी लिख लेंगे विराटनगर। इसके बाद वत्स, और वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। कौशाम्बी, वत्स की राजधानी क्या, कौशाम्बी। चेदी, चेदी वंश की क्या लिखेंगे आप, सुक्तिमती। सुक्तिमती, सुक्तिमती लिख लेंगे, सुक्तिमती। उसके बाद अवंती, अवंती की राजधानी क्या हो जाएगी, उज्जैनी या माहिष्मती। माहिष्मती, और उज्जैनी क्या ही क्या नाम था पुराना, अवंतिका। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित 4 राजाओं में से किन 2 के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो इसमें कौन हो जाएगा, एक तो मगध का बिंबिसार, और कौशल का प्रसन्नजीत, ये भी नहीं था। अवंती का प्रद्योत, ये भी नहीं था। तो एक मगध का अजातशत्रु। तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे। एक तो मगध का अजातशत्रु जो बिंबिसार का बेटा था, तो वो, और एक खुद बिंबिसार, ये किसके, ये वो जो थे
महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध किस किस के मिलते हैं हमें? मगध का अजातशत्रु और मगध का बिंबिसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मगध राज वंशों को काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मगध पर राज करने वाले पहले वंश देख लेते हैं। तो पहले कौन सा वंश आया? देखो, अगर पुराणों के हिसाब से बात करें तो पुराणों के हिसाब से हर्यक वंश पहले नहीं आया था, उससे पहले ही एक वंश चल रहा था। मगर हमें पढ़ना है इतिहास के हिसाब से, तो पहला वंश कौन सा होगा? हर्यक वंश। हर्यक वंश। और हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक हो जाएगा? 545 से 545 से कब तक? 412 ईसा पूर्व तक, यानी BC तक। और इसके बाद कौन सा वंश आ जाएगा? जब हर्यक वंश का पहला शासक कौन? बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन? नागदशक। और नागदशक की हत्या किसके द्वारा कर दी जाएगी? शिशुनाग वंश के शासक द्वारा। और शिशुनाग वंश का कार्यकाल कब तक चलेगा? नोट करेंगे शिशुनाग वंश का कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल चलेगा 412 से, शिशुनाग वंश का 412 से 344 तक, 412 से 344 तक। और शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आ जाएगा? नंदवंश। और नंदवंश कब से कब तक रहेगा? 344 से 322। और उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका मौर्य वंश। तो इस प्रकार कौन सा हो जाएगा? देखो, पहले हर्यक वंश आएगा, उसके बाद आएगा आपका शुंग वंश, उसके बाद आएगा नंदवंश, और उसके बाद मौर्य वंश। यानी कि 4 2 1 3, तो 4 1 सॉरी शुंग वंश 4 1 3 2 4 1 3 2 सॉरी, पहले कौन सा आएगा? हर्यक वंश आएगा, दूसरा नंदवंश हो जाएगा इसमें, तीसरा मौर्य वंश और चौथा शुंग वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा B। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। देखिए, प्रद्योत मैंने आपको कहाँ का बताया था? अवंती का। उद्यन, तो उद्यन कहाँ का था? देखिए, एक तो उदयन था, एक उद्यन था। तो उद्यन था वत्स का, ठीक है। और इसके बाद उद्यन कहाँ होगा? वत्स का। प्रसन्नजीत कहाँ होगा? अवंती। और अजातशत्रु कहाँ का होगा? मगध का। और प्रद्योत कहाँ का होगा? चलिए एक बार दोबारा चेक करते हैं, देखिएगा। प्रद्योत कहाँ का होगा? अवंती का। तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ, यानी A का 3। अजातशत्रु कहाँ का हो जाएगा? मगध का, यानी D का 1। उद्यन कहाँ का हो जाएगा? वत्स का। और प्रसन्नजीत कहाँ का हो जाएगा? कौशल का। चलिए तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा 3 2 4 1, यानी आंसर C। चलिएगा अगला देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था वो था उदयन। उदयन कौन था? देखिए, उदयन, यहाँ पे उदयन नहीं होगा, उदयन होगा। तो हर्यक वंश का पहला शासक कौन बना? बिंबिसार। बिंबिसार, जिसने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अपने राज्य के विस्तार के लिए। और इसकी हत्या किसने कर दी? इसके बेटे अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने, जिसे कुणिक बोला जाता है, इसलिए अजातशत्रु का उपनाम भी यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे आप, कुणिक। और इसके बाद इसकी हत्या किसने कर दी थी? उदयन ने। उदयन ने। और उदयन ने ही कौन सा नगर बसाया था? सोन और गंगा नदी के तट पर कुसुमपुर। और कुसुमपुर का ही आगे चलकर नाम क्या हुआ? पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उदयन। अभी मैंने आपको जस्ट जब मेडाइवल हिस्ट्री की क्लास में बताया था कि पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना। तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि पटना नाम किसने दिया था और ये कब दिया गया था, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किनके बीच, मतलब क्या, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच? तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तक्षशिला कहाँ पे पड़ता था? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन सी? सिंधु और झेलम के नदी के बीच में। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में क्या पड़ता था? तक्षशिला। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी? तो ये थी गांधार की, सही है। और तक्षशिला में क्या था? प्राचीन विश्वविद्यालय था, जो अनेक विधा
संस्कृति वगैरह के लिए प्रसिद्ध था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो पहली बात विधा और अध्ययन के लिए, सही बात है। वाणिज्य और व्यापार के लिए, सही बात है। कला और शिल्प के लिए, सही बात है। और इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? इन सभी के लिए। देखिए तक्षशिला में कुछ लोग पढ़े थे जिनका नाम पूछा जाता है, तो जिनमें एक तो हो जाते हैं आपके चाणक्य। तो चाणक्य की शिक्षा भी कहाँ से हुई थी? तक्षशिला से। और क्या नाम था? आजीवक चिकित्सक जो था, सॉरी जीवक जो था, उसकी भी कहाँ से हुई थी शिक्षा? उसकी भी तक्षशिला से ही हुई थी। और कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? वो भी तक्षशिला से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य, अभी मैंने आपको बताया कि हर्यक वंश जो है वो 545 से 412 BC तक चला था। तो कब हो रहा है? फोर्थ, यानी कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। किसका उदय हुआ? मगध का। और मगध में पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। ठीक है। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। और उदयन ने क्या करा था? उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। और पाटलिपुत्र को क्या बनाया होगा? राजधानी। इसके बाद कौन सा वंश आया था? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। इसके बाद कौन सा वंश आया? उसके बाद शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। सही है। और उसके बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और घनानंद को ही मारकर कौन बना था शासक? तो वो बना था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी क्या हो जाएगी? वाराणसी। और अहिछत्र किसकी थी? तो पांचाल की थी। वत्स की कौशाम्बी हो जाएगी। और मत्स्य की विराटनगर। तो इस प्रकार कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो काशी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अभी मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अगर पूछा जाए तो कहाँ मिलेगा? अंगुत्तर निकाय में। और कहाँ मिल रहा है? भगवती सूत्र में। पर अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई, निम्न में से किन नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे? तो राजगृह ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। सही है। श्रीवस्ती ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। कौशाम्बी ने, वाराणसी ने। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो कौन कौन हो जाएंगे भाई? राजगृह हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा, और कौशाम्बी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, और श्रीवस्ती। यानी इन्होंने क्या करे थे? अपने नाम के सिक्के जो है चलवाए थे। चलिएगा अगला प्रश्न है, निम्नांकित 4 राजाओं में से किन 2 के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो ये मैं आपको करा चुका हूँ। तो पहला और चौथा इसका आंसर हो गया था। चलिए अगला देखते हैं, राजगृह की राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है। देखिए गणिका कौन होती थी? तो गणिका प्राचीन काल में बोलते थे, जो वो होती थी ना, ये होती हैं वैश्यावृत्ति करने वाली, तो उन्हें गणिका बोला गया है प्राचीन इतिहास में। सही है। तो एक सालवती नाम की एक गणिका का हमें उल्लेख मिलता है, जिसका बेटा हमें कौन बताया जाता है? जीवक। और जीवक का कार्य क्या था? तो जीवक किस लिए जाना जाता है भाई? तो जीवक क्या था? देखो जीवक क्या है? राजकीय चिकित्सक। तो किसका राजकीय चिकित्सक था जीवक? तो जीवक जो है वो बिंबिसार का राजकीय चिकित्सक था। सही है। और बिंबिसार ने ही इसे अपने दरबार से किसके दरबार में भेजा था? तो वो था अवंती का राजा चंड प्रद्योत। सही है। और चंड प्रद्योत को क्या करा था? इसने ठीक किया था। और तब से ही चंड प्रद्योत और बिंबिसार के बीच में कैसे संबंध हो गए थे? तो मैत्रीपूर्ण संबंध जो है हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी हो जाएगी? देखो पहली राजधानी क्या थी? गिरब्रीज या राजगिरह। सही है। दूसरी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था भाई? उदयन ने। सही है। उसके बाद क्या राजधानी बनी? वैशाली। तो वैशाली को राजधानी बनाया था शिशुनाग ने। और फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बना दिया था? तो वो था कालाशोक। चलिए एक बार नोट कर लो इन्हें, देखिएगा। सबसे पहले राजधानी कौन सी बनी?
राजगृह या गिरिब्रीज, ये किसने बनाई होगी? तो ये बनाई होगी बिंबिसार ने। उसके बाद वैशाली बनी, सॉरी उसके बाद क्या बन रही है अभी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? उदयन ने, सही है ना, उदयन ने। इसके बाद वैशाली, वैशाली किसने बनाई थी भाई? तो ये बनाई थी शिशुनाग ने, शिशुनाग ने, ठीक है। ये किसने बनाई? शिशुनाग ने। अब उसके बाद क्या बनी भाई? देखो पुनः क्या बन गई? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र किसने बना दी थी? काला अशोक ने, काला अशोक ने। पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया उदयन ने। देखिए अभी बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें इसका आंसर अजातशत्रु भी माना गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं भाई, जहाँ उदयन बसा रहा था तो उदयन से पहले कौन था? अजातशत्रु, सही है। तो अजातशत्रु तो नहीं कर सकता, तो उदयन ही इसका आंसर होना चाहिए कि उदयन ने क्या करा था? पाटलिपुत्र नामक शहर बनाया और उसी ने क्या राजधानी बनाई होगी। और इसके बाद कौन सी राजधानी बनी? वैशाली। तो वैशाली को राजधानी बनाया था आपके शिशुनाग ने, सही है। और कौन सी राजधानी बनी? इसके बाद बनी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था काला अशोक ने। अब काला अशोक कौन था? तो काला अशोक कौन था? शिशुनाग का पुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? वैशाली। देखिए कई जगह से ज्ञात होता है कि जैसे मगध के पास लोहे की खानें थी ना, वैसे ही वैशाली के पास भी लोहे की खानें थी, तो इसलिए वो पराजित नहीं हुआ था। और क्या था? जो वैशाली के लिच्छवी थे ना, उनके अंदर एकता बहुत थी, सही है। तो इसका एक मंत्री था अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? उसका नाम था वश्यकार, सही है। आई थिंक ऐसी कुछ नाम था, वश्यकार करके कुछ नाम था। चलो मैं नोट यहाँ पे लिख रहा हूँ, वश्यकार, सही है। तो वश्यकार किसके पास भेजा था अजातशत्रु ने? तो ये भेजा था महात्मा बुद्ध के पास, सही है। और महात्मा बुद्ध ने ही क्या बोला था अजातशत्रु से कि आप जो है वहाँ की एकता टुटवाइएगा। तो वैशाली की एकता टुटवाने में अजातशत्रु को 16 वर्ष लग गए थे, और 16 वर्ष में जाके ही अजातशत्रु वैशाली को जीत पाया था। अजातशत्रु के वैसे बताते हैं कि अजातशत्रु का रिलेशन था वहाँ पे, अजातशत्रु के मामा थे, और उनकी लड़की जो थी वो बहुत सुंदर थी, इसलिए अजातशत्रु जो है उस पर वो करना चाहता था राज। तो अजातशत्रु, अब इम्पोर्टेंट बात की बात करें अगर हम, तो अजातशत्रु ने इसमें 2 नए हथियारों का आविष्कार किया था, उनका नाम नोट करेंगे। तो एक का नाम था रथमूसल, रथमूसल, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? कंटक शोधन, सही है। तो इन दोनों का आविष्कार करने वाला कौन था? इन दोनों का आविष्कार करने वाला था अजातशत्रु, और इसके मंत्री का क्या नाम हो जाता है? वश्यकार। और इसने ही प्रथम बौद्ध संहिता का भी वो कराया था, सही है। जब 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी ना महात्मा बुद्ध की, तो उनकी मृत्यु के अवसर पर इन्होंने पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था राजगृह गिरिब्रीज में, सही है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं भी। तो अगला प्रश्न है, अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है? तो अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है जो मगध का सम्राट था? तो वो कहते हैं हम महापद्मानंद को, सही है ना। तो वो किसको कहते हैं हम? महापद्मानंद को, सही है ना। अब महापद्मानंद कौन था? देखियो महापद्मानंद ने 344 बीसी में, 344 बीसी में एक वंश स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था भाई? नंद वंश, सही है। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और घनानंद को ही किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन सा वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य वंश की, ठीक है, सॉरी मौर्य वंश की। इसके बाद नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया कि नंद राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्मानंद। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? देखिए गिरिब्रीज राजगृह एक ही बात है, पाटलिपुत्र रही पर कौशाम्बी नहीं रही। अब कौन कौन बनी? तो एक बार मैंने आपको बताया पहले कौन थी, राजगृह या गिरिव्रज, और उसके बाद कौन सी बनी? पाटलिपुत्र, और उसके बाद कौन सी बनी? वैशाली, और उसके बाद पुनः कौन सी बन गई? पाटलिपुत्र। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं भाई। प्राचीन श्रीवस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचंद्राकार, क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं ना, यहाँ की दीवारों के, यहाँ के किले विलों के, तो वो ऐसा लगता है कि यहाँ ये जो नगर रहा होगा ना प्राचीन श्रीवस्ती, ये कैसा रहा होगा? अर्धचंद्राकार। चलिएगा अब
इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि भी देखो, अगर आपको अच्छी लगे तो क्या करेंगे आप, वीडियो सही लगे तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अच्छी नहीं लगती है तो अनलाइक करेंगे, सही है। और आपका मन है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जोर बिल्कुल किसी पे है नहीं कि आपको सब्सक्राइब ही करना है, ठीक है। बट आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को नोट ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।